स्वागत करता हूं मैं आप सभी का वी24 में वी24 की एक विशेष पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। हम यहां बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे नागपुर के युवा रंगकर्मियों से एवं ज्येष्ठ रंगकर्मियों से। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध है ललित कला विभाग के ड्रामा डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर संयुक्ता थोरात मैडम। मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वी24 में। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि आपने रंगकर्म जब किया तो आपकी शुरुआत बाल नाटक से हुई होंगी, उस बारे में ज़रा बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल। और रोशन, मैं ना अपने सारे जवाब देने से पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा उपक्रम आपने चलाया है और ये उपक्रम नागपुर के ज्येष्ठ युवा सारे रंगकर्मियों के लिए बहुत 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 फ़ायदे का भी है। एक उनको अपनी अलग अच्छी पहचान मिल रही है, तो सबसे पहले उसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। आपका सवाल। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया वी24 के माध्यम से। मैम, आपने बाल नाटक से शुरुआत की, उस बारे में ज़रा बताइए। जी ज़रूर। बाल नाटक का जो मेरा अनुभव है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाल में मैंने शुरू किया था और बड़ी हो गई थी। थोड़ा सा मेरे टॉक में ना जोक्स भी आते रहेंगे। तो मैं छोटी थी, 8वीं या 9वीं में, तो उस समय हमारे घर के पास व्यक्तिमत्व विकास शिविर हुआ करते थे, जहाँ पर नाटक एक विषय उसमें पढ़ाया जाता था। और बहुत उस समय के उम्दा नाटक से जुड़े हुए लोग हमें नाटक का ट्रेनिंग देने आया करते थे। और उसी वर्कशॉप में मेरा पहला बाल नाट्य था बंड्याची धमाल। मराठी नाटक था ये? हाँ। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र की हूँ, हम लोग महाराष्ट्र के, नागपुर के, तो मैंने ज़्यादातर नाटक मराठी के ही किए हुए हैं। और ऐसे मेरे बालपन में ही मेरे नाटक की शुरुआत हो गई। पर मैं, आपका और कोई सवाल है? हाँ मैम, जैसे बाल नाटक आपने एक ही बाल नाटक किया था या उसके बाद अनेक बाल नाटकों में आपने काम किया था? नहीं, मैंने बाद में युवा नाटकों में ही काम किया है। लेकिन हाँ, बच्चों को लेकर जो अभिवाचन स्पर्धा हुआ करती थी ना, तो उसमें मैंने हमेशा पार्टिसिपेट किया हुआ है। मतलब जैसा आपने बाल नाटक किए, फिर उसके बाद आपने एक ही बाल नाटक किए थे मैम, तो हमें बताइए कि बाल नाटक के बाद आपने जो युवा काल में जो नाटक किए, मतलब जो इंटर कॉलेज कहिए या फिर जो आपने नाटक एकांकिका की होगी, तो उस बारे में ज़रा बताइए। इसके लिए ना मैं आपके सवाल को थोड़ा सा अलग टाइप से जवाब देती हूँ। मैं यहाँ ऐसा जवाब दूँ कि आपको कि मेरी शुरुआत कैसे हुई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास कहिए मैम। चलिए, तो कैसा है ना रोशन, मुझे बचपन से ही नाटक की ना बहुत बहुत मतलब अंदर से ऐसी इच्छा होती थी। ऐसा लगता था जैसे जन्म जन्म से ये कला मेरे अंदर है, अभिनय करना। मैं घर के अंदर भी कुछ तो भी उठपटांग। और मैम आपकी बातों से दिखता है कि अभिनय है करके। थैंक यू सो मच। तो बचपन से ये सब ना मेरे अंदर ऐसे घुसा हुआ था, पर घर वालों को पसंद नहीं था। घर वाले चाहते नहीं थे कि मैं ये इन सारी चीज़ों में, मतलब नृत्य हो गया या नाटक हो गया, उसमें मैं जाऊँ। तो कभी कोई मुझे खास मार्गदर्शन या प्रोत्साहन या कोई मार्ग नहीं मिला, पर अंदर तो वो बीज तो था ही अभिनय का। तो इसलिए बंड्याची धमाल से जो शुरुआत की मैंने, उसके बाद मुझे जो मौका मिला, वो मौका मुझे रंजन दार्वेकर जी के साथ काम करने का मिला, जिस नाटक का नाम था आसमान महल। तो वो मेरी लाइफ का नाटक का आसमान महल था। ऐसी मेरी शुरुआत हुई। और क्योंकि उस नाटक के बाद मैं उसके ज़्यादा प्रयोग कर नहीं पाई, 10th था, 12th था, तो आपको तो पता है 10th और 12th के चक्कर में तो घर वाले कहते हैं घर में बैठो, अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो सारे काम पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई करो। लड़कियों को तो विशेष धमकी दी जाती है, फेल हो गई ना तो शादी कर देंगे। नहीं, नाटक के लिए तो पढ़ाई भी मतलब फिर आपको पास ही होना था। पास होना था नाटक के लिए। तो फिर इसलिए थोड़ा सा गैप तो ले लिया। लेकिन बाद में जब सही मायने में शुरुआत हुई, उस नाटक का नाम बहुत खूबसूरत है। उस नाटक का नाम है नो एग्जिट। अरे बाप रे, ये मतलब जो वेस्टर्न ड्रामा का नाटक वही है? जी, आपने पढ़ा है जॉ पॉल सार्त्रे का, आपने किया भी है हमारे साथ फाइन आर्ट्स में। जी, हाँ। तो नाम में ही देखिए ना, नो एग्जिट। ये एक ऐसी दुनिया है, ये एक ऐसा महल है जिसके अंदर आपने अब एंट्री ले ली, और इतनी खूबसूरत ये दुनिया है अभिनय की, नाटक की, निर्देशन की, टेक्निक की, म्यूज़िक की। नो एग्जिट। तो तब से लेके आज तक नो एग्जिट नाटक जो मैंने किया था 1993 में हिंदी राज्य नाट्य स्पर्धा में किया था,
और तब से आज तक नाटक में अपने पैर जमा के बिल्कुल खड़ी हूँ मैं अपने मंच पर। जैसा कि मैम ने कहा कि नो एग्जिट, मैम की अभी तक एंट्री हो रही है, नो एग्जिट हुई नहीं है नाटक के जैसे। बहुत ही सही बात कही मैम आपने। मैम हमें बताइए फिर उसके बाद मतलब फिर आपने रंगकर्म कैसा किया, फिर आपका बीएनए में भी जाना हुआ, उस बारे में ज़रा बताइए। हाँ, नो एग्ज़िट इस नाटक में मैंने काम किया और ये हिंदी का अनुभव था, अलग अनुभव था। उसके बाद मेरा मराठी नाटक जो बड़ा और बहुत अच्छा, जो मेरे दिल से भी जुड़ा हुआ है, वो है आषाढ़ का एक दिन, जिसको मैंने मराठी में किया था आषाढातील एक दिवस। आप जानते होंगे डॉक्टर सतीश पावड़े। जी मैडम, अमरावती वर्धा। हाँ, जी उनका करेक्ट। काफ़ी नाम है। उनके निर्देशन में मैंने काम और किया मैंने था। सुना था कि उनका बड़ा ही प्रिय नाटक है आषाढ़ का एक दिन, पावड़े सर का। आज तक मानते हैं वो कि उनके ज़िंदगी में जितने भी नाटक हैं उन्होंने निर्देशित किए हैं, उसमें से आषाढ़ का एक दिन उनका सबसे फेवरेट नाटक है। और उन्होंने मुझे मल्लिका का चांस दिया, मल्लिका का रोल जीने का जो उन्होंने मुझे मौका दिया, और उस नाटक से मेरे अंदर एक अभिनेत्री जाग उठी। वो अभिनेत्री पढ़ाई करने लगी, वो अभिनेत्री ऑब्जर्व करने लगी, वो अभिनेत्री आत्मसात करने लगी, वो सिर्फ नाटक की दुनिया में ही जीने लगी थी। असली दुनिया से तो मेरा नाता ही टूट गया। मेरी दुनिया सिर्फ डायलॉग रटने में, मेरे को आर्टिस्ट के साथ मैं इमेजिनेशन में जीती थी। प्रैक्टिस में जाने से पहले मैं दिन भर उस नाटक के बारे में सोचा करती थी। मैं अपने घर से रिहर्सल हॉल में जब जाया करती थी तो ऐसे स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ के मैं डायलॉग बोलते बोलते जाया करती थी। तो मेरी कुछ सहेलियाँ हैं ना, वो ऑब्जर्व कहती थी ये ना अकेले में कुछ बड़बड़ करती हैं तो वो भी बड़ा अजीब, मतलब माइंड में वही चलता था। चलता रहता था गाड़ी चलाते हुए, कुछ भी सिर्फ डायलॉग्स रटने हैं। और जैसा कि मैम आपने कहा कि आपने आषाढ़ का एक दिन पावड़े सर के डायरेक्शन में किया, मल्लिका का जो आपने रोल किया, मतलब इतना प्रसिद्ध नाटक, इतना प्रसिद्ध रोल आपने किया, उस बारे में ज़रा बताइए। बाप रे, आज तक मेरे दिल दिमाग से नाटक गया नहीं है। हर जगह मल्लिका उपस्थित है, हर जगह उसे छोड़ के जाने वाला कालिदास उपस्थित है, और जब कालिदास वापस आता है तो मल्लिका का वर्तमान तो चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे कालिदास को बदलना चाहती हूँ जो मल्लिका का वर्तमान देखकर उसे दोबारा छोड़कर जाते हैं। खैर, पार्ट ऑफ जोक, पर मल्लिका ये भूमिका जीते समय मैंने बहुत से परतों को जिया है, ज़िंदगी के हर चीज़ को करीब से देखने की कोशिश की है। और ख़ासकर अगर सिर्फ आप अभिनय के ऊपर कहो तो क्योंकि प्यार का एक्सपीरियंस था नहीं, तो कोई प्रियवर दूर जाता है तो रोना कैसा, ये सब पता नहीं था। तो ये सब मैं सीखते गई और पता चला कि इसके लिए प्यार करना भी ज़रूरी है तो प्यार किया मैंने पूछना मत किससे ऑब्वियसली थिएटर से तो बस थिएटर को ही। और ये प्यार अभी भी, इस प्यार का सिलसिला अभी भी चल रहा है, जारी है। मैं और थिएटर, हम लोग साथ में हैं और जन्म जन्म तक साथ रहने वाले हैं। तो ये नाटक का फ़ायदा, उसके बाद उन्होंने ही लहरों के राजहंस का ट्रांसलेशन किया था कृष्ण सावले, जिसको राकेश खाड़े ने निर्देशन किया उसका। तो उसमें मैंने देवी सुंदरी का रोल किया। और मेरे जीवन में जुड़े हुए नाटक ऐसे बिल्कुल ये सारे उस समय के एकदम उम्दा नाटक, देवी सुंदरी का रोल करना, मल्लिका का रोल जीना, नो एग्जिट में एस्टेल की भूमिका करना, और त्या एका क्षणी, ये भी अल्बेर कामू का जस्टिस नाटक का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका ट्रांसलेशन था त्या एका क्षणी। उसमें मारिया की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। पर क्या है ना कि ये सारे नाटक करने के बाद एक उस समय थोड़ी सी परिपक्वता आ गई थी, ऐसा मुझे लगता है। तो और कुछ दोस्त थे इर्द गिर्द, तो उन्होंने कहा कि एनएसडी ट्राई करो। जो आपका सवाल है ना, बीएनए का मेरा सफ़र कैसा रहा, तो घर में तो लोग कह रहे थे कि बीए करो, एक टीचर की जॉब कर लो, बस लड़कियों के लिए यही ठीक होता है। तो फिर भी थोड़ा संघर्ष कैसे चल रहा था कि घर की सिचुएशन अलग थी, वो मानते नहीं थे, नाटक में काम करना पसंद नहीं करते थे, और यहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे तो नाटक में काम करना ही है। नाटक ने ही सपोर्ट किया कि मेरा नाटक का सफ़र जारी रहे।
और मैंने घर में बताया कि मैं एमए सोशियोलॉजी कर रही हूँ, मैं एमए पे ड्रामा कर रही थी। नाटक के लिए आपने झूठ कहा। थोड़ा सा बोलना पड़ता है ना, आप सब लोग को तो मालूम है ना, हर किसी नाटककार के मतलब नाटक से जुड़े हुए व्यक्ति के जीवन में ये कहानी है, कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ा फिर है। मैम आपका एमए पे ड्रामा हुआ, लेकिन सोशियोलॉजी किया क्या आपने एमए में? नहीं नहीं। नहीं हो पाया। नहीं मैंने ना नहीं किया सोशियोलॉजी। लेकिन घर वालों को अभी भी लग रहा है कि आपने एमए सोशियोलॉजी ही किया। नहीं, मैंने बाद में सच अच्छा। बता दिया। चलो अच्छी बात है। और ना उसके लिए थोड़ा सा मेरे पापा से मेरा पंगा भी हुआ। बहुत साल मेरे पापा मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। और एमएफए करते समय ही, एमएफए के फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, तभी एनएसडी के बारे में पता चला। मैंने एनएसडी में ट्राई किया। मैं मतलब उसके वर्कशॉप तक पहुंची, और वर्कशॉप में जाने के बाद मुझे पता चला कि बीएनए भी कुछ है जो ऐसे ही, यही लोग वहाँ जाके आपको तालीम देते हैं, यही के लोग वहाँ आके आपको पढ़ाते हैं। अगर आपका एनएसडी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वहाँ ट्राई करिए। तो वही हुआ, मैंने बीएनए में ट्राई किया और फिर मैं बीएनए में पढ़ने चली। और मिनी एनएसडी कहा जाता है मैम उसे तो। हाँ, अरे वहाँ हमें रॉबिन दास सर ने पढ़ाया, देवेंद्र राज अंकुर सर ने पढ़ाया, सुरेश भारद्वाज सर ने पढ़ाया। जो भी एनएसडी में पढ़ाते हैं वो सारे लोग वहाँ आकर, कार्तिक अवस्थी, स्वप्ना अवस्थी को अगर आप जानते होंगे तो उनके हस्बैंड कार्तिक अवस्थी, तो सुरेश शर्मा सर को आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, तो अभी भी आप उनको देख सकते हैं। तो उनके निर्देशन में मैंने जायज़ हत्यारे ये नाटक किया था बीएनए में जब थी। तो बीएनए का सफ़र, आपने जैसे मुझे थोड़े देर पहले सवाल पूछा था कि बीएनए के वो 2 साल कैसे रहे, बहुत अच्छे रहे। पर एक मराठी लड़की जब किसी दूसरे प्रदेश में जाती हैं तो पहला सवाल ये होता है कि उसकी हिंदी टोनिंग कैसा होगा, क्योंकि वहाँ तो रोशन सारे नाटक हिंदी में हुआ करते थे ना, तो उनके बोलने का तरीका अलग। हम यहाँ तू तड़ाक करके बोलते, और उनका आइए बैठिए देखिए हम करेंगे हम जाएंगे, अदब नवाबों वाला। तो पहले तो सारे सर टीचर मुझे यही पूछते थे, हिंदी आती हैं? मैं कहती थी जी मैं हिंदी मुझे बोलनी भी आती है और हिंदी मुझे समझ में भी आती हैं। तो उन्होंने मेरा हिंदी का जो लहज़ा है वो देखकर मैं बहुत लकी रही कि उन 2 सालों में जो 8 नाटक होते हैं जिसमें हर किसी को मेन रोल का मौका मिलता है, पर पूरे 2 सालों में 8 नाटकों में हर जगह मेन रोल मैंने किया। ये एक बहुत अच्छी बात रही है मेरे बीएनए की। और क्या हुआ कि मेन रोल मिलने के बाद क्या होता है ना, आपको उलझुल बातों में, आप एक युवा हो, घर से बाहर हो, आज़ाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि जब आपको मुख्य भूमिका दी जाती है, आपका सारा कंसंट्रेशन उधर जाता है। तो ये नाटक ने ना, और नाटक की मुख्य भूमिकाओं ने मेरे जीवन में एक डिसिप्लिन भी रखा हमेशा। जल्दी उठना है, योगा करना है, क्लासेस करने हैं, रिहर्सल में जाना है। तो इवन हम लोगों को रिहर्सल के समय, रिहर्सल के लिए क्या कॉस्ट्यूम पहनना है, यहाँ तक वहाँ ट्रेनिंग मिलता था। और हमारी 4-5 दिन पहले उन नाटकों के जो कॉस्ट्यूम है उसकी रिहर्सल होती थी, डमी सेट पे रिहर्सल होती थी, ताकि शो के दिन कभी ऐसा ना लगे कि इस टेबल पे मैं अभी आज पहली बार बैठी हूँ। वो ईजीनेस वहाँ माइक इस्तेमाल नहीं करते थे। मैंने वहाँ पे जो नई बात नोटिस की वो ये है कि वहाँ माइक इस्तेमाल नहीं करते थे, आपको अपनी आवाज़। और मैं मराठी नाटकों में काम करती थी, वहाँ बिना माइक के कुछ नहीं होता था। और रोशन, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जानती हूँ आपको बहुत सवाल आ रहे हैं, पर एक ये एक्सपीरियंस सुन लो आप मेरा। रॉबिन दास सर का हम नाटक कर रहे थे, दिमाग का फोड़ा। अच्छा। और वो पूरा इम्प्रोवाइज प्ले था। उसमें वो मुझे बहुत कहते, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही संयुक्ता, तुम्हारी इतना हो गया था ना कि एक दिन मैं, मतलब वो चिल्लाते थे ना, तो मैं रो के मैं भाग गई थी रिहर्सल हॉल से, और एक हॉल में जाके मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर रोने लगी थी। क्योंकि एक आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है ना कि अरे आपको मेरी आवाज़ कैसे नहीं संयुक्ता ज़ोर से बोलो, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही है। और मैं मेरी अच्छी आवाज़ के लिए तो उनको एक गुरु मानती हूँ। उन्होंने क्या किया, डम 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 म्यूज़िक की रिहर्सल शुरू की। मुझे हॉल में, जैसा अभी ये हॉल है, इस यहाँ पे रिहर्सल हो रही है, और वो उधर लास्ट जो एक ऑडियंस होता है ना, वहाँ जाके बोले वहाँ से डायलॉग बोलो और मुझे सुनाई देना चाहिए। म्यूज़िक सेट कर रहे हो फिर भी मुझे तुम्हारा आवाज़ सुनाई देना चाहिए। तो और ये सारी चीज़ों ने मेरी लाइफ में ना बहुत बहुत मुझे मतलब फ़ायदा हुआ है। तो बीएनए के वो दिन और वो 2 साल तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे के रहे मेरे लिए। वहाँ पर स्टेज पर मतलब विदाउट माइक आखिरी ऑडियंस की रो तक आवाज़ जाना चाहिए, ऐसा था?
हाँ, लेकिन वो कर्कश भी नहीं हाँ लगनी हाँ हाँ। चाहिए और ये सामने वालों को कर्कश भी नहीं लगनी चाहिए, और एकदम जो लास्ट में बैठा है, जैसे अगर हम सोचे कि 1000 की कैपेसिटी वाला है तो लास्ट में बैठा है उसको ऐसे बहुत कम सुनाई ना तो दे। उसका फ़ायदा बहुत होता होगा मैम, विदाउट माइक नाटक करना, मतलब आवाज़ तो खुल जाता होगा उससे। आवाज़ खुलती हैं और आपको हमेशा लगता है ना कि ये जो मेरा सीन है ये रोने का है, ये मैं बड़े आवाज़ में कैसे करूँ सर, मेरी तो भावनाएं फट के मर जाएगी ना, मैं बड़े आवाज़ में रो कैसे। पर वो उन लोगों ने हमको बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि नहीं, थिएटर के आर्टिस्ट हो तो अपने वॉइस पे वर्क करो। ऐसे तो बाद में तो माइक दिए, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान हमको स्टेज पे माइक नहीं होते थे। उर्मिल कुमार थपलियाल सर का नाम मैं यहाँ ज़रूर आदर से लेना चाहूँगी। उन्होंने कहाँ तक देखना चाहिए, वो लिटरली बैठना, ये वाले अभी ऐसे देखो, अब उधर देखो, उनको मैं हमेशा उनको सबसे बेहतरीन निर्देशक मानती हूँ जिनको एक अभिनेत्री की काबिलियत के अनुसार उसके अंदर की सारी प्रतिभा को बाहर निकालना आता है। क्योंकि कई बार आपको देखना कितना है, कहाँ देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है नाटक में, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस के वक्त। उनके नाटक में मेरा छोटा सा डायलॉग था, बड़ा रोल था पर डायलॉग्स उसमें थे नहीं, सारा एक्सप्रेशंस का खेल था। प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी, ये उस नाटक का नाम था, और तब वो कॉन्वोकेशन में बड़े पैमाने में वो नाटक हुआ था। तो उसमें प्राणेर बिना आमी की करे, आमी कोथाई जाए, आमी कोथाई जाए, इतना था उसमें। बंगाली? मेरा रोल बंगाली लड़की अच्छा का, जी। कि आप ही के वजह से मेरे बाल बचे भवे हैं, और मेरे बाल लंबे थे ना, इसलिए उन्होंने मुझे उस बंगाली लड़की का कास्टिंग कर दिया था। तो तब कहाँ देखना है, कितना देखना है, कितनी आवाज़ निकलनी है, ये सब उन्होंने सिखाया था मुझे। बहुत अच्छा रहा मेरा बीएनए का सफ़र। मैडम, फिर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के बाद आपकी रंग यात्रा कैसे रही, वहाँ से निकल कर नागपुर जब आए आप, फिर उसके बाद की रंग यात्रा बताइए। मैं ना बीएनए के बाद और 4 साल वहीं पे थी। बीएनए के बाद और यहाँ ज्वाइन होने से पहले मैंने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में बतौर कैजुअल आर्टिस्ट काम किया था। बहुत खूब। हाँ, और उसका भी फ़ायदा मुझे बहुत हुआ उन 4 सालों में। हम लोग पूरे उत्तरांचल में और यूपी में अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, हर जगह वहाँ शो करते थे। तो मैं बतौर वहाँ नृत्यांगना ज्वाइन हुई थी। तो मैंने पूरे इंडिया के फोक डांसेस वहाँ पे सीखे और वो परफॉर्म भी किए। तो उसका फ़ायदा मुझे, मतलब लोगों को लगेगा कि फोक डांस, फिर ये नाटक और ये, पर इन सब का फ़ायदा मुझे पढ़ाई में हुआ। मेरे नेट के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा हुआ इन सारी बातों का। वो 4 साल भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में। मतलब 4 साल आपने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में काम किया जी। मैम, फिर उसके बाद की रंग यात्रा कैसी रही आपकी? एमएफए वगैरह किया? एमएफए किया आपने? हाँ, मैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में तो कैजुअल आर्टिस्ट करके काम कर रही थी। तो मैंने अपना बीएनए करने के बाद एमएफए कंप्लीट करने का सोचा, तो मैं इधर आ गई। फिर मैंने एमएफए कंप्लीट किया, और जब मैंने एमएफए कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने तुरंत ही नेट के लिए अप्लाई कर दिया। नेट के लिए अप्लाई करने के बाद बुक्स के साथ साथ मेरे जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के टूर हुआ करते थे, और वहाँ सुरेंद्र प्रसाद सर तब लखनऊ के डायरेक्टर थे। तो वो हमेशा जब भी हम कलाकारों के रिहर्सल में आते थे ना, वो एनएसडीएन थे, वो एनएसडी पास आउट थे, तो वो बहुत स्टडी पे बिलीव करते थे। तो वो क्या करते थे कि किसी भी प्रांत का, अब हमने रिहर्सल कर ली, मान लो तिन्नालड़ी तमिल का, तो उस डांस के बाद वो उसके बारे में डिटेल बताया करते थे, और मैं भी बहुत गहराई से सुनती थी। तो ऐसे मेरे पढ़ाई के लिए उनका भी रोल है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न का भी बहुत रोल है। एमएफए किया, वो पढ़ाई याद रखी, और नेट के एग्ज़ाम दी, और नेट के एग्ज़ाम देने के बाद मेरा यहाँ मैं आ गई। पर वो सिर्फ बोलना है ना, इतना आसान नहीं कि मैं यहाँ आ गई। तो उसका संघर्ष एक अलग रहा होगा मैम, बहुत संघर्ष करा होगा आपने, उस बारे में बताइए। कहाँ से बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ? ऐसे समय में ऐसा होता है ना, क्या बताऊँ और क्या छोड़ दूँ, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है ना, उस समय की छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा एक्सपीरियंस। मेरा नेट हो गया और यहाँ पे पोस्ट निकली थी। मैं खाना खाने बैठी हुई थी, हम लोग टूर करके वापस आए हुए थे, दोपहर का वक्त था, और मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि यहाँ पे तुम्हारे लिए जॉब है, तो तुम अप्लाई करो। 2 दिन का टाइम था। मैं आई, मैंने
अप्लाई किया, उस समय चीज़ें कुछ अलग थी। फिर बाद में क्या हुआ कि नेट कैंडिडेट था करके वो पोस्ट रीपोस्ट करके निकली, फिर मैंने वापस उसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद सितंबर में कहीं मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई। अगर आप सबको याद होगा 2004 के जो इलेक्शन हुए थे, उस समय आचार संहिता इसलिए बढ़ गई थी कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग को याद होगा तो हमारी उस समय आचार संहिता में आप सबको पता ही होगा कि सरकारी काम जो होते हैं वो थोड़ा मतलब आचार संहिता ख़त्म होने के बाद होते हैं। तो इंटरव्यू होने के बाद आचार संहिता लग गए, इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर के लिए उतना टाइम लग गया। और दिवाली के दिनों में, नवंबर में दिवाली थी 2004 में, तो दिवाली में वो पोस्ट निकला। दिवाली से एक दिन पहले मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, दिवाली के 4-5 दिन छुट्टियां थी, इसलिए वो रुका रहा, और जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हो गई पोस्ट हाथ में आ गया था। और 1 दिसंबर से मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई। तब मैं प्रेग्नेंट थी, पूरे 9 महीने हो गए थे। और जिस समय मैं ज्वाइन हुई उसके 1 महीने बाद मुझे मेरी बेटी भी हुई। मतलब मेरी जॉब को भी 16 साल हुए, और कल मेरी बेटी को भी 16 साल हो रहे हैं। कल मतलब अगर 29 दिसंबर को 2004 को मेरी बेटी हुई थी, तो 29 दिसंबर 2020 में बेटी भी 16 साल की हो रही। पता नहीं, ये एक्सपीरियंस शेयर करते वक्त थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जितना उसका एक एक पल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उतना शायद सुनने वालों के लिए या जानने वालों के लिए शायद ना हो। पर मेरे लिए, मैंने अभी भी पूरा सच नहीं बताया है, पर वो जो भी एक्सपीरियंस था ना, मैं कहूँ यूनिवर्स की सारी ताकतें उस समय मेरे साथ थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन शुक्रिया थिएटर। पुराने पल जब याद आ जाते हैं तो इंसान भावुक हो जाता है। फिर जब नाटक की बात होती है, नाटक करने वाला होता है, वो तो इंसान संवेदनशील होता ही है, तो बात लाजमी है कि वो इंसान भावुक हो जाता है। मैम, आपने फिर जो सह प्राध्यापक आपने यहाँ पे MFA में ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपका नाटक करना तो चल ही रहा था। उसके बाद भी आपने बहुत से हिंदी मराठी नाटकों में प्रमुख भूमिकाएँ की, और आपको अभिनय के लिए बहुत पुरस्कार भी मिले। तो मैडम, वो जो अपने अलग अलग भूमिकाएँ की, उस बारे में कुछ बताइए। बाप रे, ये सच में बहुत, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ आपको, बहुत अच्छा सवाल किया। क्योंकि पहले का, अब का और बीच का, ऐसे 2-3 टप्पों में मैं 3 मतलब भागों में अपने इस अभिनय के सफ़र को मैं डिवाइड करती हूँ। आप जब बचपन में काम करते हो ना, आपको सर्कस भी करने बोल दो ना बतौर अभिनेता, आप कर लोगे। कूदो, फांदो, गिरो, बुरो, अरे ऐसे ऐसे रेंगो, आप कर लोगे। फिर एक समय के बाद ना मैच्योरिटी बोलो या लिमिटेशंस आ जाते हैं, तो तब आपको, एक अभिनेता को अपने बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टेज पे अपना मतलब मराठीमध्ये म्हणू की वावर करावा लागतो। और पता है, ये सारा एक्सपीरियंस सबको होगा, जो बचपन से लेके अभी तक नाटक में हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। और रही बात तब की प्रमुख भूमिकाएं और अब की प्रमुख भूमिकाएं, तो ये कि उस समय मैच्योरिटी लेवल मेरा कम था, ऐसा मुझे लगता है। आज बढ़ गया है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब चरित्र के बारीकियों को समझ पा रही हूँ, और इसीलिए आजकल ना किसी निर्देशक के साथ मेरी पट्टी नहीं है। पता नहीं क्यों। तब मैं सुन लिया करती थी। और लेकिन उन्हीं के नाटकों में आपको प्रमुख भूमिका के लिए पुरस्कार भी मिले मैम। जिनसे आपकी पढ़ती नहीं है, लेकिन आपको पुरस्कार मिला है। नहीं, मैं उनको बहुत, उनका नाम हमेशा आदर से लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक कहेंगे ना हम कम बैक जो है, उनकी वजह से हुआ। धासु कम बैक भी मैं करती तो थी, लेकिन छोटे रोल ऐसे, लेकिन उनके वजह से मैं कहूँगी धासु कम बैक हुआ। और कहीं ना कहीं उस हमारे मनभेद नहीं, मतभेद थे अभिनय को लेके। उनके अलग कंसेप्ट थे, मेरे अलग कंसेप्ट हैं। तो मैं कहूँगी उन झगड़ों का भी मुझे फ़ायदा हुआ, उस विवादों से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने उसको निगेटिवली नहीं लिया, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। और क्या होता था ना, उन झगड़ों से मेरे अंदर की भड़ास निकल जाना। अगर आपको कोई, अगर अंदर से कोई टेंशन सता रहा होगा, या कोई बरसों पहले आपका होगा, तो वो उस समय निकल जाता है। तो इसलिए मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। और मेरे निर्देशक
सलीम शेख सर, मैं बहुत आदर से उनका नाम लेती हूँ। तो 3 साल हो गए मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और तीनों साल का रोल उन्होंने बहुत चैलेंजिंग दिया। वो भी सर्कस करवाते हैं मैं उनको बोलती हूँ सर मेरी ये लिमिटेशन है, मैं कूदूंगी नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। नाटक है सर्कस ही है। और नाटक वो भी सर्कस ही करवा दे। अरे वो रक्षंती रक्षिता में क्योंकि मैं सिस्टम थी और मैं कोई इंसान नहीं थी, अब उनके मन में आया कि आपकी एंट्री ऐसे ज़मीन से होनी है, उसके लिए मुझे लेटे रहना पड़ता था नीचे और फिर मैं सोचती थी मैं उठूँ कैसे। एक्चुअली क्या था ना, पहले इससे बहुत ताकत थी, फिर बीच में ये पैर का जब लेकिन मैम नाटक खत्म होने के पहले आप उड़ जाते थे ना? खत्म नहीं, मेरी एंट्री ही थी, मतलब अच्छा। मेरी एंट्री से पहले मुझे छुप के रहना पड़ता था जी। और एक लाइट आती थी, वो लाइट का आभास मुझे लेना पड़ता था और एक म्यूजिक, और उस समय ऐसे दिखाना है कि मैं ज़मीन से ऐसे ऊपर है। रोशन मैं लेट तो गई हूँ, मैं उठूँ कैसे वहाँ से, जगह कितनी सी होती है पीछे उसमें, वो शुरू होने से पहले मैडम आप जाओ, आप लेट जाओ, आप लेट जाओ, मैं पूरी लेटी हुई ऐसे। अगर मैं ऐसे घोड़े की तरह, नहीं मैम दिखती है, पीठ दिखती है, आपको पूरा ही लेटना होगा, और पूरा लेटने के बाद मैं ऐसे निकलती थी वहाँ से कि जैसे मैं ज़मीन से प्रकट हुई। ये चैलेंज था मेरा, पर सर हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ। आपने बहुत सारे नाटकों में काम किया मैम, आपने एक संस्कृत नाटक भी किए जी। आपने हिंदी नाटक किए, मराठी नाटक किए, एकांकिका की, संस्कृत नाटक किए। मैम मुझे बताइए आप ये रंगमंच के बदलते हुए स्वरूप को कैसे देखते हो? मतलब जब आप नाटक करते थे, आपने बहुत सारे नाटक देखे, अब अभी भी नाटक करते हो, और ये जो स्वरूप बदलता हुआ है इसको आप किस तरीके से देखते हो? जब मेरा पदार्पण इस क्षेत्र में हुआ था तब यही क्षेत्र बहुत ऊंचा था। एक नाटक के कलाकार को बहुत मान था। अगर टीवी सीरियल में नाटक के कलाकार को लिया जाता था, बाइज़्ज़त उन्हें बुलाया जाता था, और सबकी इच्छा होती थी कि जिसने नाटक में काम किया है ना वो मेरे सीरियल में या मेरे फिल्म में ज़रूर काम करे। हमारे वक्त नाटक को बहुत इज़्ज़त से देखा जाता था, लिया जाता था। बच्चे टाइम पर रिहर्सल में आते थे, डायलॉग्स टाइम पर लर्न करते थे, और जो काम उन्हें रंगमंच से रिलेटेड उनको मिलता था ना वो बड़ी शिद्दत से किया करते थे। लेकिन क्या है ना, मैं बताऊँ आजकल के युवा का दोष नहीं है, फटाक से इंस्टेंट चाहिए उन्हें, इंस्टेंट चाहिए, लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, मेहनत करने की तैयारी नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आपको, तुरंत में फेमस हो जाओ, मेरा चेहरा फेमस हो जाए। वो कहते हैं ना, कितने चेहरों में अपना चेहरा हो, इतने बड़े बड़े नामों में अपना भी एक नाम हो, अपने चेहरे की एक पहचान हो, तो ऐसा सबको लगता है, उनका दोष नहीं है। तो लेकिन मेरा अनुभव है कि वो पेशेंस नहीं है, अभी के बच्चों में वो पेशेंस नहीं है कि थोड़ा संघर्ष कर ले, थोड़ा सा खुद को पॉलिश कर ले, नाटक पढ़ ले, नहीं बस रोल दो, मेन रोल दो और कल के हम स्टार बन जाए और तुरंत ही हमें सीरियल में और पिक्चर में काम मिल जाए। अरे मैं इतने साल बाद आज अपने आप को काबिल समझ रही हूँ कि मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ, और मैंने अपना मतलब बायोडाटा देना शुरू कर दिया कि कहीं पे भी काम हो, कहीं पे भी, मतलब है मेरे प्लान। जब वो आ जाएंगे तो आप भी देखोगे, अरे हमारी मैम किसके साथ है। मैम आप ललित कला विभाग के नाट्य विधा में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो आपके सामने बहुत से विद्यार्थी आते होंगे, जाते होंगे 2 साल कंप्लीट करके, तो उस बारे में ज़रा बताइए। मैम मेरे विद्यार्थी मेरे एंजल्स हैं, मेरे फरिश्ते हैं। मैं बताऊँ विद्यार्थियों के बारे में बोलते हुए भी मैं थोड़ी भावुक हो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन नहीं थी अपने लाइफ में, और मैं लाइफ को कभी सीरियसली भी नहीं लिया करती थी, जितना मैं सिर्फ नाटक को ही सीरियसली लेती थी। पर एक होता है ना कि नाटक के लिए भी आपको डिसिप्लिन रहना, सीरियस रहना, अपने अटायर को देखना, अपने आप को देखना, अपना ख्याल रखना, बहुत सी चीज़ों पे के लिए सतर्क रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। पर मैं सच में मेरे तब से लेके 2004 से लेके तो आज तक के सारे स्टूडेंट को दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। उनको पढ़ाना है करके मैंने 4 किताबें ज़्यादा पढ़ी, उनको अपडेट करना है इसलिए मैं अपडेट रही। क्या है ना कि शायद मैं कहीं कुछ ऐसे पिछड़े वो उसमें उन्हीं सारी चाचनी में या उन्हीं सारे चीज़ों में रह जाती मैं, क्योंकि चूड़ा हम पहले की औरतें बनाती थी और अब बनाती हैं, तो अब कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल देती हैं तो उसमें स्वाद आता है। तो मैंने भी वो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं अभी के बच्चों से, और उनकी वजह से मैं बहुत अपडेट हूँ। मेरी कला में निखार मेरे स्टूडेंट की वजह से आया हुआ है।
और मुझे मेरे स्टूडेंट के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन है और मैं उनसे दूर हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैम आप एक आखिरी सवाल है, पिछले 9 महीने से ये कोरोना का पीरियड जो चल रहा है पूरे विश्व पर मंडराया हुआ है, इसमें परफॉर्मिंग आर्ट कहिए या फिर फाइन आर्ट जो कहिए, इसका बहुत बड़ा असर गिर रहा है कलाकारों पर। जी, ऑन स्टेज रही है या फिर ऑफ स्टेज रही है, ऑन स्क्रीन रही है, ऑफ स्क्रीन रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? रोशन, बहुत ही मार्मिक सवाल है जी। आपका, सच में। हमने लॉकडाउन के बाद सबसे पहले अगर फेसबुक न्यूज़ और कहीं ज़्यादा सुना होगा तो कलाकार की जो गति हो रही है, कलाकारांचे जे हाल होता था एक्चुअली, बेसिकली जो डिपेंड इसी के ऊपर है, तो वो सुन के वो मतलब जितना भी पता चलता है तो दिल दुख रहा है, दिल दहल रहा है कि सब कुछ शुरू है लेकिन सिर्फ शूटिंग ही बंद थे, या अभी भी शूटिंग चाहिए उस तरीके नहीं से हो पा नहीं रही हुए है। शुरू। ड्रामा भी अभी मतलब कहा जाता है कि 50 के ऊपर। अरे मुझे दुख इस बात का हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे नाटक में तो हम सब एक साथ आते हैं, हमें तो हम जब है कि गर्दी करूँ नका, भीड़ मत करिए, पर हमारा तो काम ही भीड़ से रिलेटेड है ना। भीड़ के बिना क्या, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेज पर आए, ऑडियंस आए, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो थिएटर हो, हमारा तो वो तो सबसे ज़्यादा तो दुख हमको पहुँचा है कि बिना भीड़ के हम रहेंगे कैसे। ये लॉकडाउन में मतलब असर तो हुआ है, लेकिन पता है क्या, सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में एंटरटेन और पूरे दुनिया को अच्छा रखा तो वो कला ने ही रखा। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के थ्रू, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या वेबिनार, सेमिनार कहिए। वेबिनार, सेमिनार, इवन मैं सिंगापुर के एक प्लेटफॉर्म पे हर शनिवार को एक प्रोग्राम करती हूँ जिसमें गाने, कविता, अभिनय सब होता है। शिल्पा शेट्टी एक दिन आई तो मैंने शिल्पा शेट्टी का एक छोटा सा पीस उनके फिल्म से करके दिखा था, वो भी बहुत खुश हुई थी। तो कैसा है, लॉकडाउन से ना कुछ चीज़ों से जिससे शायद शिल्पा शेट्टी से मैं कभी मुलाकात कर नहीं पाती, लेकिन मैंने किया। और एक मुशायरा भी हमारा उस प्लेटफॉर्म पे हुआ था, उसमें सचिन पिलगांवकर, उनके सामने शायरी मुझे बोलने का, मेरी खुद की लिखी हुई शायरी मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिला। तो लॉकडाउन बहुत अच्छा भी रहा कुछ कलाकारों के लिए। और जो कलाकार निराश है, ये तो मैं अपने अनुभव आपके सामने मतलब साझा कर रही हूँ, लेकिन जो निराश है या जिनका काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है, धैर्य रखिए और ज़रूर शुरू होगा, वापस से स्टेज शुरू होगा, वापस से परफॉर्मेंसेस शुरू होंगे, वापस से वही फिल्में और वही प्रमोशंस होंगे और वैसे ही ऑडियंस आएंगी। ये सब कोरोना, ये सब निकल जाएगा, ये महामारी भी निकल जाएगी। थिएटर इज़ ब्लेस। फिल्म और एक्टिंग और ये जो कला की दुनिया है ना, इसको एक अलग तरीके का आशीर्वाद है। ये कला की दुनिया पता है अपने आप को हर नए चीज़ में निखार लेती है। इतिहास देख लीजिए ना आप, दो विश्व युद्ध हुए, ये महायुद्ध हुए, सबसे पहले कला का पतन हुआ, लेकिन जब रेनेसा हुआ, पुनरुत्थान हुआ, कला एक नए रूप में सामने आई है, एक नया रूप, उम्दा रूप, प्रतिभावान और बहुत अच्छी कलाकृतियाँ, और जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें का समावेश मतलब है। मैम का कहना है कि सकारात्मक रहे तो सब अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, धैर्य रखना चाहिए। और सकारात्मक रहिए, धैर्य रखिए। और नाटक तो ना कभी रुका था ना कभी रुकेगा, रंगकर्मी है ही उसीलिए क्योंकि जो रंग का जो माध्यम है ये बड़ा ही माध्यम है। मैडम जी आपने आप वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया V24 के माध्यम से। रोशन, V24 जिसको आप V24 कहते हो, उसके माध्यम से आपने ये जो उपक्रम चलाए हैं और ख़ासकर नागपुर के युवा और ज्येष्ठ वरिष्ठ रंगकर्मियों के, उनसे आप बातचीत करते हो, उनके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करते हो, निकाल के बाहर लाते हो, उनको व्यक्त होने का मौका दे रहे हो और सबके सामने वो व्यक्त हो रहे हो, उनके अनुभव सब एक दूसरे को दिख रहे हैं जब हम रिहर्सल में नहीं देख पाते थे। ये सच में सराहनीय काम है। मैं सच में आपको ना इसका खुद तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे भी मौका दिया आपके इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपका और आपके इस उपक्रम का बहुत अभिनंदन करती हूँ और पूरी टीम का अभिनंदन करती हूँ, और आपके लिए शुभकामनाएं, आप और प्रगति करें। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ललित कला विभाग की, नाट्य विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर संयुक्ता थोरात मैम जी। V24 पर नाट्य संवाद के माध्यम से हम नए पुराने एवं ज्येष्ठ रंगकर्मियों से आप सभी को रूबरू कराएंगे। तो मैं रोशन खुबरागड़े लेता हूँ आपसे विदा।
देखते रहिए वी 24 तास। धन्यवाद।